तो अगला 13th क्वेश्चन है, इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ डिफ़िकल्टी क्या पोज करते हैं ये म्यूनसिपल कोर्ट्स के सामने कि किस एक्सटेंट तक अप्लाई करना है। तो हमें क्राइटेरिया बताना है जिसके थ्रू अडॉप्ट होता है म्यूनसिपल लॉ में ये और रिजॉल्व होते हैं इशू। तो इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि मेजर इशू क्या रहता है, कौन चैलेंजिंग क्वेश्चन म्यूनसिपल कोर्ट्स के सामने ये है कि किस एक्सटेंट तक इंटरनेशनल लॉ को अप्लाई करना है डोमेस्टिक लीगल सिस्टम में, DLS में। और प्रॉब्लम अराइज की होती है क्योंकि ड्यूअल नेचर ऑफ लीगल सिस्टम, ड्यूअल नेचर ऑफ लीगल ऑर्डर्स, इस वजह से होता है ये। तो अब हम देख लेते हैं आगे इसमें प्रॉब्लम फेस क्या करते हैं। सबसे पहली बात तो कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करते हैं। पहली बात तो इंटरनेशनल लॉ गवर्न करेगा रिलेशन बिटवीन दी स्टेट्स, बट ऑफन जो हम करते हैं वो इंडिविजुअल इफेक्ट होते हैं इसलिए। दूसरी बात है कि म्यूनसिपल कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए वेदर और हाउ टू एनफोर्स दीज लॉ, स्पेशली जब कोई डोमेस्टिक लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं है तो पूरे की पूरी लेजिस्लेचर पार्लियामेंट सब बेचारा एक ही इंसान एक ही जज बन जाता है, इसलिए उसको ही डिसाइड करना है करना भी चाहिए नहीं करना चाहिए तो किस हद तक कितना और कैसे करना चाहिए वो सब। फिर जब कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्रडिक्शन अराइज होंगे दोनों के बीच में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में और डोमेस्टिक स्टैट्यूट्स में, ठीक है ना, इसके साथ तो बेसिकली किसका प्रॉब्लम रहेगा ये। एक तो हो गया हमारा इंटरनेशनल लॉ, एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, एक हो गया म्यूनसिपल लॉ जो स्टैट्यूट्स हैं वो, इस तरीके से। फिर क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऑटोमेटिकली अप्लाई करेगा या उसको वेट करना चाहिए लेजिस्लेशन के लिए, क्योंकि कोर्ट अपने आप में लेजिस्लेचर नहीं बन सकता ना, सुपर लेजिस्लेचर, इसलिए। फिर क्राइटेरिया देख लेते हैं, क्राइटेरिया अडॉप्ट क्या करते हैं म्यूनसिपल कोर्ट्स। म्यूनसिपल कोर्ट वर्ल्ड वाइड डेवलप करते हैं क्राइटेरिया बहुत सारे, जैसे कि हम देख लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रहता है एक, है ना, एक रहता है अपना कस्टमरी के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन रहता है ट्रीटी वगैरह के लिए, ड्यूअलिस्ट के लिए फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तभी कोर्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली नहीं होगा। कस्टमरी में क्या है, कस्टमरी को पार्ट मानते हैं कई लोग, जैसे US वगैरह है ना, UK, ये पार्ट मानते हैं म्यूनसिपल लॉ का। इंडिया में ग्रामोफोन वाला है जो हमारा, ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो यहाँ ड्यूअलिस्ट आएगा, और इसमें लेंगे तो ये आएगा मॉडिफाइड मोनिस्ट। मोनिस्ट है एक ही है मगर फिर भी मॉडिफाइड है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आ गया अनलेस जब तक कन्फ्लिक्ट में ना आ जाए डोमेस्टिक स्टैचूट के तब तक, इसलिए ग्रामोफोन वाला केस है ही। तीसरा ले लो कि इंटरनेशनल लॉ को इंटरप्रेटिव एड की तरह लेते हैं, जैसे हमने विशाखा में लिया है, ठीक है, और AK चोपड़ा में भी लिया है, सीडो में, इसमें ICCPR लिया था 21 के लिए, वो सब। तो जहाँ पे एम्बिग्विटी रहेगी या बहुत ज़्यादा ब्रॉड होगा डोमेस्टिक लॉ, वहाँ यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारी जुडिशल रीजनिंग को गाइड करता है, ये जुडिशल रीजनिंग को गाइड करता है, ओके। और फिर आएगा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्राइटेरिया है। कॉन्फ्लिक्ट में कैसे, जॉली जॉर्ज में आ जाएगा ये वाला कॉन्फ्लिक्ट वाला, है ना, कॉन्फ्लिक्ट में जॉली जॉर्ज हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्यों आएगा, क्योंकि जनरली हम प्रेसिडेंस देते हैं म्यूनसिपल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट के केस में, इसलिए जब तक वो अमेंड ना हो जाए। ये भी अच्छा पॉइंट है, या तो अमेंड करके हार्मोनाइज कर दो या तो प्रेसिडेंस म्यूनसिपल लॉ को लो, ये अभी तक नहीं पढ़ा था, इस तरीके से अमेंड कर दो उसको। फिर है सोवरेंटी, सोवरेंटी और कॉन्स्टिट्यूशन सबका बाप, ग्रैंड नॉर्म, ठीक है। तो कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को ही मानेगा, कोई भी इंटरनेशनल रूल उसको ओवरराइड कर ही नहीं सकता किसी भी हालत में, ठीक है, जब तक वो अमेंड ना हो जाए। जैसे बेरूबारी वाला था कि बेरूबारी रिक्वायर्स इंटरनेशनल ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन या एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायर्स अमेंडमेंट। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है वो सबऑर्डिनेट होती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमने कौन कौन से देखे हैं प्रॉब्लम, कैसे क्राइटेरिया होते हैं। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम है पहली बात तो कि भाई ये स्टेट्स के बीच में इसके सब्जेक्ट्स देख लो, ठीक है। फिर इसका स्कोप देख लो, ठीक है, अलग ही करेगा ये पूरा। फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो क्या होगा, ये तो पीसफुल है ये भी पीसफुल है, ये कॉन्फ्लिक्ट में आ सकता है। उसके बाद चौथा आएगा कि ऑटोमेटिकली अप्लाई करें या वेट करें लेजिस्लेचर का, ठीक है, वो है। तो ये दोनों सिमिलर से हैं, ओके। उसके बाद आएंगे, या तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो ड्यूलिस्ट वाले नेशंस मानते हैं, या तो कस्टमरी को पार्ट मान लेंगे मोनिस्ट वाले, मॉडिफाइड मोनिस्ट वाले। तीसरा इंटरप्रिटेशन के लिए खाली लो, हमें नहीं देखना कि वो पार्ट है या नहीं, हम बस उसको इनडायरेक्टली उसकी सोल उठा के यहाँ लगा देंगे, देख लेंगे, हम उसे यूज़ कर लेंगे अपने हिसाब से। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें पता है कौन जीतेगा जब तक अमेंड ना करते हो। और कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है को कॉन्स्टिट्यूशन, उसके खिलाफ तो जा ही नहीं सकता, सब उसी के अधीन है, इसलिए। फिर इंडियन जुडिशरी की पोजीशन देख लेते हैं। इंडिया की जो है वो मॉडिफाइड ड्यूलिस्ट करती है, मॉडिफाइड कैसे हमें पता है, मॉडिफाई ये हो गया, ड्यूलिस्ट ये हो गया, ठीक है। प्रोग्रेसिव है, इंटरप्रिटेशन के लिए यूज़ करती है ना,
कईयों में क्या एग्जांपल है हमारे पास, मगर फिर भी हम रेस्पेक्ट करते हैं प्राइमेसी ऑफ द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीमेसी को। तो कंक्लूजन में लिख देना कि म्यूनसिपल कोर्ट है ना वो रिजॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, ये बैलेंस्ड और प्रैग्मेटिक अप्रोच, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये यार्ड स्टिक है, प्रैग्मेटिक भी हो बैलेंस भी हो, कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे कस्टमरी को एज अ पार्ट ऑफ इट। लेजिस्लेटिव ट्रीटी के लिए लेजिस्लेटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, टी के लिए टी चाहिए, कौन सा टी, ये वाले टी के लिए ये वाला टी चाहिए, और फिर बाकी इंटरप्रेटिव टूल है और प्रेसिडेंस दे देंगे अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो म्यूनसिपल लॉ को। सीधी 4 बातें हैं, कस्टम, ट्रीटी, इंटरप्रिटेशन, कॉन्फ्लिक्ट में म्यूनसिपल लॉ, सीधी बात है। तो मल्टी क्राइटेरिया अप्रोच है हमारी। ओके गुड। अगला क्वेश्चन है स्टेट रिकॉग्निशन, चैप्टर ही अगला आ गया भाई। अगला चैप्टर क्या है, ये स्टेट रिकॉग्निशन। क्या डी जोर पूछेगा, डी फैक्टो पूछेगा, डी जोर डी फैक्टो, ठीक है। तो व्हाट इज स्टेट रिकॉग्निशन, क्या होती है स्टेट की रिकॉग्निशन? रिकॉग्निशन है एक फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय व्हाट, बाय वन स्टेट, किसका, ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है, दूसरी एंटिटी एज अ स्टेट, कि ये जो भी एंटिटी है ये स्टेट या गवर्नमेंट है। रिकॉग्निशन क्या है, फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट बाय वन स्टेट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर एंटिटी एज अ स्टेट और अ गवर्नमेंट विद व्हाट, विद फुल इंटरनेशनल पर्सनैलिटी। पूरी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी उसके अंदर एंटर करने की रिलेशन में, तो वो स्टेट नहीं मानी जाएगी, एक्नॉलेजमेंट फॉर्मल नहीं होगा, ऐसे सही रहेगा फालतू फालतू सा, ठीक है। तो क्योंकि औकात तो हो पहले, तो वो औकात इसी से दिखती है, लीगल पर्सनैलिटी बनाया नहीं है, और वो किससे दिखती है, कैपेसिटी टू पोजेस राइट्स एंड टू एनफोर्स दोज राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, ठीक है, पोजेस एंड एनफोर्स जो शुरू में देखा था। फिर हम देख लेंगे इसका सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल और लीगल सिग्निफिकेंस होता है, क्यों, क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन होता है, ट्रीटी मेकिंग है उसका, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कर सकता है, बन तो जाते हैं बट एनफोर्स नहीं कर पाएगा इंटरनेशनल लॉ में। तो ये मेन उसके एक वो है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, पॉलिटिकल, लीगल, डिप्लोमेटिक, ट्रीटी, एनफोर्समेंट। ओके। अब रिकग्निशन कैसा हो सकता है आपको पता है, या तो एक्सप्रेस या तो इम्प्लाइड, या तो बायलैटरल या तो मल्टीलैटरल, या तो स्टेट को करेगा या तो गवर्नमेंट को करेगा। तो बेसिकली 2 इंटू 3 बोलेंगे ना हम इसे, 2 इंटू 3, 2 2 2, ठीक है। कैसे करोगे, कितने लोग करेंगे, किसका होगा, बेसिकली पार्टी 1 पार्टी 2, ठीक है, ये दोनों हैं। और किस तरीके से होगा, तो मेथड के 2 तरीके हैं, ठीक है, पार्टी 1 के 2 तरीके हैं, फिर पार्टी 2 के 2 तरीके हैं। ओके। अब हम आते हैं डिस्टिंक्शन दोनों में क्या है, वो तो जल्दी जल्दी कर देंगे। मीनिंग क्या है, फॉर्मल, लीगल, परमानेंट, ठीक है, ये टेम्प्रेरी हो सकता है, ठीक है, विदाउट फुल लीगल एंडोर्समेंट होता ही है, एक्नॉलेजमेंट तो है बट फुल नहीं है। नेचर कैसा है, कंप्लीट है, अनकंडीशनल है। इसका पार्शियल प्रोविजनल है, आधा अधूरा है, और प्रोविजनल भी है, कंप्लीट नहीं है, ठीक है, कंडीशनल भी हो सकता है, और कई चीज़ों पे कंडीशनल होता है। लीगल इफेक्ट क्या है, कन्फर कर देगा फुल लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ये नहीं करेगा कन्फर पूरे, ठीक है, लिमिटेड ही रहेंगे इसके लीगल इफेक्ट। दूसरा ड्यूरेशन परमानेंट होगा, ठीक है, यहाँ टेम्प्रेरी है, सब्जेक्ट टू चेंज है, बेसिकली पॉलिटिकल डेवलपमेंट जैसे भी होगी। तो किस पे डिपेंडेंट है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पे। एग्जाम्पल देख लो इंडिया का आफ्टर 1947, मगर यहीं पे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है जो, कौन सी उठाओगे तुम बांग्लादेश ले लो, बाकी उन्हें नहीं किया, ताइवान ले सकते हो अभी तक, वो सब है। इम्प्लीकेशन क्या है, फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन, ऊपर हमने देखा था लीगल इफेक्ट में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, यहाँ इम्प्लीकेशन देख रहे हैं, तो यहाँ पे बाकी के इफेक्ट लिख दो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के अलावा क्या कहते हैं अभी जो हमने ऊपर देखे थे, कि भाई ट्रीटी बना सकते हो, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिल जाएगी, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन जो ऊपर है वो तो हटा दो, बट डिप्लोमेटिक और ट्रीटी बना दो। यहाँ डिप्लोमेटिक लिमिटेड बनेंगे, यहाँ ट्रीटी फुल ट्रीटी रिलेशन नहीं बनेंगे आपके, है ना। और यूज़ केस में क्या है, रिकग्नाइज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, जो स्टेट आपको कर रही है ना रिकग्नाइज, वो कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कह रही है तो अपना ही बच्चा है, ये फुल फ्लेज हो जाएगा। मगर यहाँ पे क्या है, डी फैक्टो में कि एंटिटी ने टेरिटरी तो करी है, एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर उसका स्टेटस अभी भी अनसर्टेन है, ठीक है, तो स्टेटस वहाँ कॉन्फिडेंट है, यहाँ नहीं है। यहाँ स्टेबिलिटी भी अच्छी है, लेजिटिमेसी अच्छी है, वहाँ अनसर्टेन है सब। तो समरी में क्या है, डी फैक्टो रिकग्निशन फैक्चुअल कंट्रोल एग्जिस्टेंस दिखाता है विदाउट फुल लीगल एंडोर्समेंट, डी फैक्टो, ठीक है, फैक्टो फैक्चुअल का एक्नॉलेजमेंट है मगर फुल लीगल एंडोर्समेंट नहीं है। डी जॉर में क्या है, फुल भी है और परमानेंट भी है, लीगल स्टेटस, उसका स्टेटस ही बोल दिया किसका, गवर्नमेंट या स्टेट का, ठीक है। और रिकग्निशन है कैसा, ये याद रखना, पॉलिटिकल एक्ट होता है, रिकग्निशन इज अ पॉलिटिकल एक्ट जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, और वो डिपेंड करते हैं स्टेट की एबिलिटी पे, पार्टिसिपेट कर सकती है वो नहीं कर सकती इंटरनेशनल लीगल सिस्टम में। क्या थे, डिप्लोमेट था, ट्रीटी थी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थे, किसमें, इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद आएगा एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑन द पावर ऑफ एंड प्रिविलेजेस। ठीक है, इम्पैक्ट बता देंगे। अब पहले तो हमने डिफरेंस देख लिया, अब इम्पैक्ट बता देंगे क्या पावर है क्या प्रिविलेज, हमें पता ही है अभी आधा तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखो लीगल पर्सनालिटी बन जाएगी, कैपेसिटी आएगी किस चीज़ की, पर्सनालिटी आईपी एड्रेस बन जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल लीगल पर्सनालिटी आईएलपी, इनेबलिंग कि वो पोजेस करे और फिर वो एनफोर्स कर सके। ठीक है, कैपेसिटी टू एंटर इनटू ट्रीटी डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन भी आ गई इसमें। और विदाउट रिकॉग्निशन स्टेट की एबिलिटी टू एक्ट इन द इंटरनेशनल स्टेज इज़ लिमिटेड, उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है इंटरनेशनल स्टेज में काम करने की। ठीक है, स्टेज पे नाच नहीं सकता वो ज़्यादा देर, आएगा शक्ल दिखाएगा चला जाएगा, इसलिए। फिर आते हैं सोवरेंटी और इसमें, तो लीगल पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या है, लीगल पर्सनालिटी होगी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, पोजेस करेगा एनफोर्स करेगा, उसी में रिलेटेड आ जाता है। पर्सनालिटी ही होगी जो ट्रीटी डिप्लोमेटिक रिलेशन और इनमें घुसेगी, किसमें, ट्रीटी डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, और जो स्टेज है उस पर कम नाचेगा। सोवरेंटी और टेरिटोरियल पे देखें, सोवरेंटी सबसे बड़ी चीज़ होती है भाई, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो रिकॉग्निशन एफर्म कर देगा, कहाँ से आ रहे हैं ये सब, मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन जो कि 1933 की है, वहाँ से निकल के आ रहे हैं कि सोवरेंटी है आपकी आपकी टेरिटरी के ऊपर और पॉपुलेशन, दो एस्पेक्ट्स तो हो गए मॉन्टेवीडियो के। और ऑब्लाइजेस क्या करता है कि हम रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट भी करेंगे टेरिटोरियल टीआई और पीआई, टीआई पीआई को रेस्पेक्ट करेंगे बाकी सब। ठीक है, तो पहले एफर्म कर देगा, जब वो एफर्म कर देगा हाँ भाई यही असली मालिक है, तो बाकी सब उसको रेस्पेक्ट करेंगे। रेस्पेक्ट करेंगे तो फिर वो प्रिवेंट भी कर सकता है कि भाई अब मेरे से बदतमीजी मत करना, इंटरफेरेंस अग्रेशन मत दिखा देना मुझ पर, क्योंकि मेरी सोवरेंटी इस्टेब्लिश हो गई है। उसके बाद आएंगे डिप्लोमेटिक रिलेशन, एम्बेसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, कॉन्सुलेट्स वहीं तो डिप्लोमेट्स बैठेंगे। ठीक है, और एक्सचेंज कर लेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट्स को, फिर उनको इम्यूनिटी मिल जाती है, प्रिविलेजेस मिल जाते हैं वीसीडीआर के थ्रू, 61 की जो वीसीडीआर है हमारी, वीसीडीआर, ठीक है 61 की है। डिप्लोमेटिक नेटवर्क्स पूरे वर्ल्ड के साथ आपके खुल जाते हैं। ओके, और रिकॉग्निशन जो है वो प्री कंडीशन है पार्टिसिपेशन के लिए, सही बात। फिर एक्सेस में आ जाओ, इंटरनेशनल फोरम्स, इंटरनेशनल फोरम्स और ट्रीटीज़ में घुस पाओगे। कलर चेंज करते हैं। रिकॉग्निशन अलाउ द स्टेट टू जॉइन, जैसे यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, डब्ल्यूएचओ, ये सब, फिर वो पार्टी बन सकता है इनकी, ज्वाइन कर देगा पार्टी बन जाएगा, किसमें, इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस की जो ट्रीटीज़ होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, मतलब जहाँ भी ग्रुप इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, और वो इन्वोक कर लेगा डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन अपने नेशंस का जो अब्रॉड में रह रहे हैं। ये तो एकदम बड़े भाई वाली बात हो गई, अपने बच्चों को सबको ये संभाल लेगा, उनको प्रोटेक्ट कर पाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वैसे। क्यों, क्योंकि प्रोटेक्शन कहाँ से आता है, यहीं से तो आता है, जो कौंसलर्स होते हैं, एम्बेसीज होती हैं, वहीं से आते हैं, वहीं जाते हैं बेचारे। तो इंटरनेशनल फोरम ट्रीटीज़ हो गए, डिप्लोमेटिक रिलेशन एम्बेसीज हो गई, हमारी सोवरेंटी हो गई, टेरिटरी हो गई, उसमें मेरे सब्जेक्ट्स हो गए, और सबसे पहले लीगल पर्सनालिटी और कैपेसिटी हो गई मेरी। लास्ट में है इंटरनेशनल लॉ का प्रोटेक्शन मुझे मिल जाएगा अगर मैंने ये अच्छी अच्छी चीज़ें करी तो। कैसे, जो अनलॉफुल एक्ट हैं स्टेट्स के, बाकी अदर स्टेट्स के, मुझे प्रोटेक्ट करने आ पाएंगे, यूएन चार्टर अप्लाई हो पाएगा मेरे ऊपर अगर मैं उसका मेंबर बना तो। ठीक है, रेमेडीज़ मिल जाएंगी मुझे आईसीजे में, और जितने भी ऑर्गन्स हैं यूएस के, यूएनओ के सॉरी, वो सब अनरिकॉग्नाइज जो होता है वो उसको एक्सेस नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। कैसी भी कलेक्टिव प्रोटेक्शन हो, आईसीजे की प्रोटेक्शन हो, सेल्फ डिफेंस हो, कुछ भी हो, उसको नहीं मिल पाता ज़्यादा। ठीक है, मगर हमारे पास लिमिटेशंस भी हैं। तो लिमिटेशंस क्या है हमारी, कि हम स्टेटहुड क्रिएट नहीं करता, ये रिकॉग्निशन है, स्टेटहुड कहाँ से आएगी, एमवी से आएगी, मॉन्टेवीडियो कन्वेंशन से। फिर डिपेंड करेगा क्राइटेरिया मीट हो रहा है नहीं हो रहा, मॉन्टेवीडियो देखो आ गया, परमानेंट पॉपुलेशन है, डिफाइंड टेरिटरी है, गवर्नमेंट है आपकी, सोवरेंटी और कैपेसिटी है आपकी एंटर करने की रिलेशंस में। तो स्टेटहुड वाला ये है। ठीक है, नॉन रिकॉग्निशन या डिलेड रिकॉग्निशन, या तो किया ही नहीं है या तो बहुत डिले किया है, तो वो लिमिट कर देगा स्टेट की एबिलिटी कि वो पूरी एक्सरसाइज करे अपनी पावर और प्रिविलेज। तो ये लिख के आना, ये वाला हो सकता है तुम भूल जाओ, नॉन रिकॉग्निशन और डिले का क्या इफेक्ट है। तो नॉन रिकॉग्निशन और डिले का यही इफेक्ट है कि वो फुल एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा अपनी पीपी, जो क्वेश्चन में पूछा गया ना, पावर और प्रिविलेज, उसको। कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप, रिकॉग्निशन इज़ अ क्रूशल स्टेप। कैसा स्टेप है, क्रूशल स्टेप है भाई, क्रूशल स्टेप है कि जो ट्रांसफर कर देगा एक एंटिटी को फ्रॉम मेयर डी फैक्टो अथॉरिटी टू अ फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि मेन सब्जेक्ट कौन है, स्टेट है, तो स्टेट बना देगा, फुल फ्लेजेड सब्जेक्ट बना देगा इंटरनेशनल लॉ का।
तभी वो इंटरनेशनल लॉ से राइट्स, ट्रीटी, ऑब्लिगेशन और प्रोटेक्शन ये सब मांग लेगा, ठीक है। वो अनलॉक कर देगा एक नया सूट ऑफ पावर्स, प्रिविलेज एसेंशियल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ अ सोवरेन स्टेट इन इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये बहुत अच्छी लाइन लगी मुझे। क्या नई पावर अनलॉक हो जाएगी उसकी, नया सूट, नया कमरा, नया गेस्ट हाउस खोल देंगे उसके लिए, जहाँ उसकी सारी पावर्स, प्रिविलेजेस रखी हैं, सारी इसेंशियल फंक्शनिंग एज अ सोवरेन स्टेट, ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी में वो सूट वूट पहन के जाए पावर एंड प्रिविलेजेस का, ऐसा उसके कमरे में सब रख दिया है सूट में। ओके गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। हमें इलेबरेट करनी है थ्योरीज वेरियस, किस चीज़ की, सक्सेशन की थ्योरीज। तो मोटा मोटा पहले सीधा देख ही लेते हैं थ्योरी होती कौन सी है, ठीक है। सक्सेशन की डेफिनेशन देख ही लेंगे, ठीक है। सक्सेशन क्या है, रिप्लेसमेंट है एक का बाय दूसरे, प्रीडिसेसर वगैरह, ठीक है, जिसमें उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल जाती है। न्यू स्टेट जैसी कम इनटू एग्जिस्टेंस तब वो उसकी सोवरेनिटी चेंज हो जाती है और उसकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन पे इम्पैक्ट होता है। तो देख लेते हैं प्रीडिसेसर से सक्सेसर पे कैसे जाता है। या तो एक थ्योरी होगी यूनिवर्सल, जिसे क्लीन स्लेट भी बोल देते हैं, एकदम साफ़ सुथरी। उसके बाद आएगी कंटिन्यूटी, ऑटोमेटिक सक्सेशन, ठीक है, बहुत प्यार से जहाँ चले आते हैं। एक आएगा मिक्स्ड, जिसको हम पार्शियल सक्सेशन भी बोल सकते हैं। तो इन दोनों में क्या है, ऑटोमेटिक सक्सेशन, पार्शियल सक्सेशन। ये कॉन्टीन्यूटी है, ये मिक्स्ड है, क्लीन स्टेट और कॉन्टीन्यूटी के बीच में, ठीक है। आगे है टेबुला रासा, टेबुला रासा, ओके। ये एकदम रिजेक्ट कर देगा, है मैं कुछ नहीं मानता, मेरे लिए क्लीन स्लेट टाइप है ये। उसके बाद है ट्रीटी स्पेसिफिक अप्रोच, मैं हर ट्रीटी को अपने हिसाब से देखूंगा, ठीक है। ओके, इतना ही है बस। तो देख लो पॉइंट्स, देख लो जल्दी से 4-5। तो क्लीन स्लेट का क्या है, सक्सेसर स्टेट स्टार्ट करेगी क्लीन स्लेट से, नॉट बाउंड बाय एनी ट्रीटी या डेट प्रीडिसेसर का। और न्यू स्टेट फ्री भी है डिसाइड करने के लिए कि उसको क्या एक्सेप्ट करना है। ऑब्वियसली जब क्लीन है तो वो डिसाइड ही करेगा क्या उसको एक्सेप्ट करनी है, क्या रिजेक्ट करनी है ट्रीटीज़। और ये पूरा का पूरा एम्फेसिस करती है सोवरेंटी पे, मेरी सोवरेंटी, मैं नई स्टेट बन के आई हूँ। जैसे अब हम इंडिया बनाता है या बांग्लादेश बना या कोई नया इंडिपेंडेंट है, तो वो देख लेगा कि सोवरेंटी है और इंडिपेंडेंस है, ठीक है, सक्सेसर की। एप्लीकेशन क्या है इसका, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स पे एप्लीकेशन है इसका, मोस्टली जो कॉलोनियल रूल से निकल के आई थी, ठीक है। जिसका एग्जांपल कॉलोनियल है तो अफ्रीका और एशिया ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है, डीकॉलोनाइजेशन के बाद से। ओके, कंटिन्यूटी के 3-4 पॉइंट क्या है। ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक लिखा होगा ना कंटिन्यूटी, तो ऑटोमेटिकली इनहेरिट करेगा सारे के सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक है, प्रेडिसेसर के। यहाँ कोई ब्रेक नहीं है लीगल पर्सनालिटी में, और वो कंटिन्यू करेगी न्यू एंटिटी एज दी ओल्ड, न्यू एंटिटी एज दी ओल्ड, ठीक है। फिर है, ये अप्लाई किस पे करता है मोस्टली, स्टेट का जो मर्जर हुआ होगा, क्योंकि मर्ज हो गई है तो वैसे ही चलती जाएगी, अब अपने आप में पूरी की पूरी अलग तो नहीं हुई, या यूनिफाई हो गई है जैसे जर्मनी है, या फिर चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, खाली चेंज ऑफ गवर्नमेंट, पूरा चेंज ऑफ स्टेट नहीं होता ना। तो ये 3 चीज़ें याद रखना है। MUG, मग, ठीक है, मग में चाय पी लो, कंटिन्यूटी ऑटोमेटिकली मग में चाय पी लो। मर्जर, यूनिफिकेशन गवर्नमेंट का। एग्जाम्पल अभी बताया था यूनिफिकेशन में, जर्मन यूनिफिकेशन 1990 का है, ठीक है, ओके, जिसने ईस्ट और वेस्ट को मर्ज कर लिया था। फिर पार्शियल का है, मिक्स्ड का, जिसमें सम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कंटिन्यू करते हैं, बाकी नहीं करते, क्योंकि दिखा ही रहा है पार्शियल या मिक्स है। यहाँ सेलेक्टिव होता है सक्सेशन, ठीक है, नेचर ऑफ द ट्रीटी पे, वो नीचे भी आ जाएगा जैसे लास्ट वाला ना, उससे भी समझ सकते हो, सिमिलर है उससे। वहाँ भी नेचर ऑफ ट्रीटी को देख के हम सेलेक्टिवली सक्सेशन पे साइन करेंगे। यहाँ पे ट्रीटीज़ ऑफ अ टेरिटोरियल नेचर हो चाहे पर्सनल स्टेटस की बात हो, वो ऑफन कंटिन्यू हो जाती है, क्योंकि टेरिटरी तो वही रहेगी ना भाई। अब ज़मीन से समुद्र पे थोड़ी अपनी नई राज्य बना दोगे, उसी ज़मीन के टुकड़े पे रहेगा, तो टेरिटरी एंड पर्सनल स्टेटस रहेगा। बाकी तुम दोबारा से रीनेगोशिएट कर सकते हो कि भाई मुझे डेट चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा यूगोस्लाविया यूनियन, सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूगोस्लाविया वगैरह ये सब जो रहेगा। कंटिन्यूड भी रहेगा क्योंकि उसी का था, मगर अलग भी हो गया इसलिए। टेबुलर रासा में क्या है कि यूनिवर्सल सक्सेशन है, मगर यहाँ पे पूरा ही मना कर दिया उसने, एब्सोल्यूट रिजेक्शन है कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा, समझे, पूरी फ्रेश स्टार्ट करूँगा मैं, यूनिवर्सल टाइप का है ये भी। समटाइम्स इन्वोक्ड बाय रेवोल्यूशनरी स्टेट्स, ठीक है, क्योंकि नई नहीं बनी, रेवोल्यूशनरी है ये। एग्जाम्पल यूएस ने रिजेक्ट कर दिए ब्रिटेन के सारे, तो टेबुलर रासा इसीलिए फेमस हो गया, क्यों, क्योंकि ये यूएसए का ही है, ठीक है, ब्रिटेन से फ्री हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब ट्रीटी स्पेसिफिक देख लो अपने हिसाब से, क्या क्या कंडीशन देखोगे, कैसा नेचर है, कैसा टाइप है, कितनी पार्टीज़ हैं, उस तरीके से। मोस्टली टेरिटोरियल वाली तो आप बंदे रहोगे उसमें,
आप हाँ कर देते हो। पर्सनल वाली वगैरह जो है इन सब पे दिखता है कि आपको करना ही नहीं करना, ठीक है। मगर यहाँ कोई भी चीज़ बाइंड नहीं करती सक्सेसर को, ये वाली बात है। दिस अप्रोच इज़ पार्टली कोडिफाइड इन वियना कन्वेंशन भी है एक हमारे पास, रेड कलर से करें, वियना कन्वेंशन है, सक्सेशन ऑफ ट्रीटीज़ के रिलेटेड होगा, ठीक है। नॉट येट यूनिवर्सली रेटिफाइड, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्जी है, मगर फिर भी वियना कन्वेंशन ऑन द सक्सेशन ऑफ स्टेट्स विद रिस्पेक्ट टू ट्रीटीज़ 78 का याद रखना है। अब इसमें क्या है, थ्योरीज ऑफ स्टेट है, प्रोवाइड करती हैं। ये क्या थ्योरीज का फ़ायदा क्या है, ये पूछना चाह रहा है। थ्योरीज एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं आपको एड्रेस करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है नहीं रखनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी है रखनी, राइट्स कैसे रखने हैं, ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन होना है नहीं होना, वो सब चीज़ें हैं। तो एप्लीकेशन डिपेंड करेगी पॉलिटिकल रियलिटी कैसी है, री नेगोशिएशन कैसा है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस कैसा है, मतलब डोमेस्टिक इंटरनेशनल सब चीज़ें देख के आप ये डिसाइड करोगे। और फिर हाइब्रिड अप्रोच रहती है, टेलर्ड है बेसिकली अपने हिसाब से, ठीक है, सबको टेलर कर रखा है, टेलर्ड अकॉर्डिंग टू ईच सक्सेशन। हो गया। अब ये पूछेगा अगले क्वेश्चन में कि आपको डिस्टिंग्विश करना है किस में, रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट एक्ट ऑफ पॉलिसी है या एक्ट ऑफ लॉ है, पॉलिसी का है या लॉ का है ये एक्ट रिकॉग्निशन। फिर डिस्टिंग्विश भी कर दो कॉन्स्टिट्यूटिव में और डिक्लेरेटरी में, दो थ्योरी ये भी होती है, ठीक है। रिकॉग्निशन है, वो ऊपर सक्सेशन था, ये रिकॉग्निशन है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे है कि आपका रिकॉग्निशन स्टेट का एक्ट ऑफ पॉलिसी है या एक्ट ऑफ लॉ है। अब वो बता देता हूँ मैं। अगर एक्ट ऑफ लॉ है, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, लीगल एक्ट जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ लगेगी, ठीक है। बेसिस क्या रहेगा, बेसिस रहेगा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जितनी भी लीगल चीज़ें वो सब आएंगी, इंटरनेशनल लॉ, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, उसके कंपोनेंट्स। इफेक्ट क्या रहेगा, ये लीगल स्टेटस दे देता है, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी जो हम चाहते हैं ना, इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी ILP, वो बन जाएगा। क्या बनेगा, ILP, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्या है, ये कभी कभी आर्ग्यू करता है कि ये ऑटोमेटिक है, एक बार ही लीगल क्राइटेरिया मीट हो गया ना वीडियो वाला कन्वेंशन का, तो ऑटोमेटिकली हो जाता है इसमें। एग्जाम्पल, रिकॉग्निशन आफ्टर फुलफिलिंग द ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, वही वाला जो मॉन्टेविडियो का है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या आएगा कि रिकॉग्निशन जो है ना वो लीगल भी है पॉलिटिकल भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, बट इंटरनेशनल लॉ प्राइमरीली लॉ है ना, तो उसको लीगल एक्ट बोलेगा, मगर स्टेट तो पॉलिटिकल एंटिटी है तो वो उसको पॉलिसी बोलती हैं, इसलिए वो दोनों ही है। पॉलिसी वाले में देख लेते हैं, पॉलिसी का कलर चेंज कर देते हैं। पॉलिसी का है कि पॉलिटिकल है, डिस्क्रिशनल है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, स्टेट के इंटरेस्ट पे, डोमेस्टिक इंटरेस्ट, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वहाँ डिपेंड करेगा। फिर पॉलिटिकल जजमेंट किस पे होती है, लेजिटिमेसी पे या कन्वीनियंस पे या स्टेबिलिटी पे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। पाकिस्तान है, स्टेबल ही नहीं है तो वो कैसे पॉलिसी पे करेगा रिकॉग्निशन, तो स्टेबिलिटी, कन्वीनियंस, लेजिटिमेसी, ठीक है। ये विड्रॉ विद हेल्ड हो सकती है, ग्रांटेड फॉर स्ट्रैटेजिक रीज़न हो सकती है, क्योंकि सब मस्ती वाली बात है, ठीक है। तो इफेक्ट इसका कैसा है कि कुछ ही चीज़ों के लिए इफेक्टिव हो, विद हेल्ड हो सकती है। बेसिस तो हमने बता ही दिया, लेजिटिमेसी वगैरह ये सब है। फिर कंट्रोवर्सी देख लो कि पॉलिटिकल विल और प्रैग्मेटिज्म इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपके अलाइंसेस पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट पे, रिसोर्सेज पे, इन सब पे, एग्रीमेंट्स पे, ट्रीटीज़ पे, इन सब पे। एग्जाम्पल क्या है, डिलेड या विद हेल्ड रिकॉग्निशन, ठीक है, ड्यू टू डिप्लोमेटिक कंसिडरेशन, वो हो सकता है पॉलिटिकल, तभी तो डिले हुआ है। लीगल होता तो डिले होता ही नहीं ना, जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मीट हुए तुरंत हो गया। यहाँ वो इसलिए डिले हो रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशन के चक्कर में उसने विद हेल्ड ही कर लिया, इसलिए बोलते हैं हम दोनों ही हैं। लॉ लीगल बोलेगा, स्टेट्स उसे पॉलिटिकल बोलेंगे। अब हम आ जाते हैं डिफरेंसेस पे। तो कॉन्स्टिट्यूटिव थ्योरी और इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव बेसिकली यही क्रिएट करती है, डिक्लेरेटरी क्रिएट नहीं करती, बस डिक्लेयर कर देती है क्या एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को। इफेक्ट क्या है कि विदाउट रिकॉग्निशन स्टेट इज़ ओनली नॉट अ स्टेट, ठीक है, एंटिटी है वो, खाली स्टेट नहीं है, मगर यहाँ पे वो स्टेट है इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिकॉग्निशन, स्टेट पहले ही बन गई है, मगर कॉन्स्टिट्यूटिव में वो क्या है, वो एक सिर्फ एंटिटी है, ठीक है। फिर एम्फेसिस देख लो, यहाँ पे एम्फेसिस है उसका पॉलिटिकल एक्ट इज़ नेसेसरी, ठीक है, क्योंकि पॉलिटिकल जो हेड ऑफ स्टेट जब उसे रिकॉग्नाइज करेगा तभी बनेगा। यहाँ पे सब्जेक्टिव है ही नहीं, यहाँ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है भाई, ठीक है, यहाँ सब्जेक्टिव लिख देना, यहाँ ऑब्जेक्टिव लिख देना, स्टेटहुड का सफाइज हो जाता है। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, जब तक रिकग्निशन नहीं होगा तब तक कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ नहीं आएंगी। क्यों ऐसा क्यों है, इसको याद इसलिए रखना है क्योंकि लीगल कॉन्सिक्वेंस तभी अराइज होगा जब वो क्रिएट होगी, और क्रिएट होगी रिकग्निशन से। यहाँ पे फैक्चुअल है भाई, वो अराइज हो ही जाती हैं, ठीक है, जैसे ही वो फैक्ट जो क्रिएट हुआ है ना वो, तभी जैसे वो फैक्ट अराइज हुए, जैसे उसने अचीव कर ली वो सब, तब
राइट्स एंड ड्यूटी उसके हो जाते हैं राइज। सपोर्ट में इसका ट्रेडिशनल व्यू है, ये मॉडर्न व्यू भाई। ट्रेडिशनल व्यू क्या कि जब तक तुम्हें राजा महाराजा नहीं बोलेंगे तब तक। मॉडर्न व्यू बोलता है भाई मॉन्टेविडियो कन्वेंशन आ गई है 33, उसके बाद से तुम खेलना बंद कर दो, और यूएन की मेंबरशिप भी आ गई है, ये तो सीधा बता देता है कि रिकग्नाइज हुए नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल में आएगा, जैसे ये इसराइल है कि हमारा मन करेगा तो, मगर साउथ सूडान 2011 में बना है शायद, ठीक है, तो ये बाद में हुआ है, हो गया। इसके आगे वाला भी वैसा ही है कि थ्योरीज बतानी है, ठीक है, थ्योरीज, और एक्सप्लेन करना राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो उसमें से अराइज होंगे। तो सक्सेशन बता देंगे, सक्सेशन क्या है, रिप्लेसमेंट है एक का दूसरे के द्वारा जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है आईआर के अंदर, रिलेशंस के अंदर, टेरिटरी वगैरह की। मोस्टली आफ्टर डीकोलोनाइजेशन, या तो मर्जर या तो डिसोल्यूशन या तो टेरिटोरियल का सिसेशन। मर्जर हो गया, सिसेशन हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, डीकोलोनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ये सब है। हमने ऊपर देख लिया था ये सब कि यूनिवर्सल में वो फ्रेश स्टार्ट करेंगे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। न्यूली इंडिपेंडेंट में ज़्यादा होता है, मोस्टली जो अफ्रीकन और एशियन आफ्टर डीकोलोनाइजेशन के बाद बनी है। इसमें क्या होगा, कस्टम इसमें ऑटोमेटिक होता है सारे के सारे, ठीक है ना। यूनिफिकेशन वगैरह ये एब्जॉर्प्शन से बनता है, जैसे हमने जर्मन वाला देखा था, वेरी गुड, ठीक है। और पार्शियल में क्या है, पार्शियल वाला हमने यूगोस्लाविया में देखा था कि कुछ होगा, ठीक है। और वो भी कौन सी जो टेरिटरी वगैरह वाली हैं वो मोस्टली चलती रहती हैं। टेबुलर रासा हमने देखा था यूएसए के लिए था, ठीक है। इसमें न्यूली फॉर्म जो होंगी या रेवोल्यूशनरी उनसे बनती है, यूएस भी तो रेवोल्यूशन से ही बना है, अमेरिकन रेवोल्यूशन से, इसलिए तो रासा में ये रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। यूनिवर्सल में क्लीन स्टेट बोल देना, रासा में रिजेक्शन बोल देना प्रीडिसेसर का, ठीक है, मगर सिमिलर फिर भी रहेगा क्लीन स्टेट से, बट ये मोर एब्सोल्यूट है, ये देख लो, दिस इज़ मोर एब्सोल्यूट, ओके। और ट्रीटी स्पेसिफिक में तो वियना की आई रहेगी 78 वाली टर्म्स एंड ये वाली, ओके। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में देख लेते हैं, ये क्वेश्चन का अच्छा है पार्ट। राइट्स क्या आते हैं, सोवरेंटी आ जाएगी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आएगी, ठीक है, पॉपुलेशन वगैरह के ऊपर आप अपनी सोवरेंटी एक्सरसाइज कर सकते हो। आईएलपी आ जाएगा, क्या आएगा, आईएलपी, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड एसेट्स पे फ़र्क क्या पड़ेगा, डिप्लोमेटिक आर्काइव्स को आप एक्सेस कर सकते हो, एम्बेसीज, फंड्स, ये सब मिल जाएगा आपको, ठीक है, जो भी आप इनहेरिट करना चाहोगे। तो डिप्लोमेट्स हो गए, उन्हीं की एम्बेसी हो गई, और पैसा, पैसा के बिना तो चलेगा ही नहीं ना, ना एम्बेसी चलेगी ना डिप्लोमेट्स चलेंगे, इसलिए। फिर सिटीजनशिप मिल जाएगी, नेशनैलिटी मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास पावर आ जाती है कि आप ही डिफाइन करो कौन रेजिडेंट है या नहीं है, या तो CAA लगा दो ठीक है। उसके बाद है प्रोटेक्शन, आप अपने नेशनल्स के अब्रॉड में कर सकते हो। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले सोवरेंटी एक एस्पेक्ट होता है, टेरिटरी होता है, ठीक है। फिर आपका ILP चाहिए तुरंत, तो ILP मिल जाएगा। फिर मेरी जो भी वहाँ प्रॉपर्टी है या एसेट्स है, फिर मेरे सिटीजन्स, ठीक है, नेशनैलिटी मैं डिसाइड करूँगा, और फिर इन्हीं को मैं प्रोटेक्ट भी करूँगा, इन्हीं को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ मैं, बाहर जो रह रहे हैं उन्हें। ऑब्लिगेशंस में क्या आएगा, ऑब्लिगेशंस में आ सकता है आपका ट्रीटी ऑब्लिगेशन। सबसे पहले तो ऑब्लिगेशन ट्रीटी की रहेगी, फिर डेट्स की रहेगी जो तभी पैसों से रिलेटेड है। फिर इंटरनेशनल रॉन्ग डूइंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने बदतमीजी करी ना तो आपको नहीं दे छोड़ेंगे, आपको ऑनर करने जजमेंट्स, ठीक है, और रेपरेशन पैसा भी देना है अगर आपने कुछ बदतमीजी की है तो ऑब्लिगेशन ट्रीटी में मेरे को पैक्टा संट सर्वंडा, ठीक है, कौन सा है, 26 है, VCLT का, ठीक है। पैक्टा संट सर्वंडा हो गया ट्रीटी में। डेट वगैरह पैसों से रिलेटेड हो गया। उसके बाद आपकी बदतमीज़ी नहीं चलेगी कोई भी, ICC वगैरह, ICJ, इन सब में चले जाओगे। लीगल सिस्टम की कंटिन्यूटी आपकी रहनी चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक लॉज आपके एकदम से नए नहीं बन जाएंगे, बन सकते हैं बट मेजॉरिटी आपकी कंटिन्यूटी रहेगी, और आपको अबाइड तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है, जब तक आप रिप्लेस ना कर दो। इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन तभी रेस्पेक्ट आपको करना है, ये तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन रहेगा लीगल सिस्टम का। और एक ह्यूमन राइट्स वगैरह, इंटरनेशनल कमिटमेंट, जो भी आपने अच्छी अच्छी चीज़ें कर रखी ना, वो सब आपको अपहोल्ड करनी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। कंक्लूजन में पुलिस वाले आ गए। कंक्लूजन में थ्योरी में बताएंगे कि रिफ्लेक्ट करते हैं वेरीड अप्रोचेस, अलग अलग वेरीज, ताकि बैलेंस हो सके हर स्टेट की अपनी सोवरेंटी, अपने इंटरेस्ट, और इंटरनेशनल लॉ की कंटिन्यूटी दोनों ही, ओके। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन डिपेंड करेंगे नेचर ऑफ सक्सेशन और पॉलिटिकल रियलिटीज़ पे, पता है हमें ये तो, रेवोल्यूशनरी है या कैसा बना है, ठीक है। ये प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, रिस्पेक्ट ट्रीटी, स्टेबिलिटी, इन सब पे फोकस करता है, ओके। अब इतना बहुत है, फिर अगला करते हैं इसके बाद।